नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी बोन एनाटॉमी की बात अपन ने की थी। ठीक है, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि एक जो लॉन्ग बोन में कौन कौन से सेक्शंस होते हैं। ठीक है, सेक्शंस ऑफ लॉन्ग बोन अपन ने देखे थे। इसके अलावा अपन ने फ्रैक्चर्स की भी बातें की थी। ठीक है, और अपन ने फ्रैक्चर्स कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें अपन ने देखी थी। और अपन ने लास्ट में कहा था कि जो जनरल फ्रैक्चर मैनेजमेंट जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें अगर बात करें तो जनरल फ्रैक्चर मैनेजमेंट का मतलब ये हो गया कि कोई एक ओपन या फिर क्लोज फ्रैक्चर है, उसको किस प्रकार से मैनेज करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले कौन कौन से तरीके होते हैं वो अपन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो 3 फेज में पूरा किया जाता है जनरल फ्रैक्चर मैनेजमेंट को। तो जनरल फ्रैक्चर मैनेजमेंट जो होता है वो 3 फेज में होता है। पहला फेज होता है इमरजेंसी केयर का, दूसरा होता है डेफिनेटिव केयर, तीसरा होता है रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो तीनों फेज होते हैं। जो इमरजेंसी केयर जो होता है वो एक आपातकालीन केयर है, मतलब जब एक्सीडेंट होता है या फिर कोई ऐसा हादसा होता है, फ्रैक्चर जब जिस समय होता है उसी समय से जो है इमरजेंसी केयर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इमरजेंसी केयर की। बात करें तो इसमें कहा गया है कि बिगन्स एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट, जहाँ पे एक्सीडेंट होता है वहीं से काम शुरू हो जाता है। मान लीजिए किसी कार वगैरह का कुछ भी एक्सीडेंट होता है ऐसा, तो इसमें अगर इसके 4 फेज होते हैं या फिर इसके 4 भागों में इसको बांटते हैं, तो इसको याद रखने के लिए है कि RICE। ठीक है, तो इसमें जो R होता है वो है रेस्ट टू पार्ट। जो भी पार्ट जो फ्रैक्चर हुआ है उसको क्या करना है, रेस्ट करना है, मतलब एक जगह पर स्थिर कर देना है ताकि उसमें मूवमेंट्स ना हो, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई भी फ्रैक्चर हुआ है ऐसे, तो उसके आगे एक रफ सरफेस बन जाती है, तो जिसकी वजह से टिश्यूज जो है वो रेप्चर हो सकती हैं। ठीक है, तो उस टिश्यूज को बचाने के लिए जो है उसको एक जगह स्थिर कर दिया जाता है ताकि ज़्यादा हिले डुले नहीं। और इसको स्प्लिंटिंग से करते हैं। तो स्प्लिंटिंग मतलब बांधना होता है, किसी भी जो भी अपने को ऑब्जेक्ट मिले उस ऑब्जेक्ट की मदद से उसको बांध दे ताकि वो ज़्यादा हिले डुले नहीं। बाकी के जो 3 हैं ICE और E, आइस थेरेपी, कंप्रेशन और एलिवेशन, तो ये जनरली ये तीनों ही स्वेलिंग को कम करने के लिए, क्योंकि जब जो फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो वो जो स्वेलिंग जो होती है उसको कम करने के लिए आइस थेरेपी, कंप्रेशन मतलब दबाते हैं, और एलिवेशन थोड़ा उसको ऊपर उठा दिया जाता है हार्ट के लेवल से। ठीक है, ताकि ब्लड लॉस भी ज़्यादा नहीं हो और स्वेलिंग भी नहीं हो ज़्यादा। ठीक है, तो ये हो गए 3, और एक हो गया रेस्ट टू पार्ट। अब अपन अगर एक एक करके बात करें तो सबसे पहले एक चीज़ अपन देखेंगे रेस्ट टू द पार्ट। तो ये क्या है, किसकी मदद से किया जाता है, स्प्लिंटिंग की मदद से किया जाता है। और स्प्लिंटिंग का मतलब क्या होता है, बांधना। और बांधना किससे बांधेंगे, तो अपन जानते हैं कि एक इमरजेंसी केयर का पार्ट है। तो जैसे मान लीजिएगा जिस जगह पे जो एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट अपने को मिलता है, सूटेबल रहता है, उसी से अपन बांध देते हैं। जैसे कोई फोल्डेड न्यूज़पेपर, रिजिड कार्डबोर्ड या फिर कोई अम्ब्रेला वगैरह, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसकी मदद से उसको बांध देते हैं, मतलब उसको बराबर में लगाते हैं और फिर किसी रस्सी वगैरह की मदद से बांध देते हैं। ठीक है, अगली चीज़ अपन लेते हैं एडवांटेज ऑफ स्प्लिंटिंग। तो स्प्लिंटिंग से कौन कौन से फायदे अपने को होते हैं, बांधने से अपने को क्या बेनिफिट मिला। तो सबसे पहले ज़्यादा उसमें मूवमेंट होगी नहीं तो दर्द भी नहीं होगा। तो सबसे पहले है रिलीफ ऑफ पेन, दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ फर्दर डैमेज टू स्किन। तो अपन ने कहा था कि साहब जो टिश्यूज़ हैं वो जो है रेप्चर होने से बचेंगी। सॉफ्ट टिश्यूज एंड न्यूरोवेस्कुलर बंडल ऑफ द इंजर्ड साइट, तो वहाँ पे जो भी सिस्टम होगा, मान लीजिएगा फ्रैक्चर होता है तो हो सकता है थोड़ा फ्रैक्चर हुआ हो, लेकिन ज़्यादा उसमें मूवमेंट की वजह से आसपास की टिश्यूज जो वो इंजरी हो सकती हैं, क्योंकि जो बोन टूटने के बाद क्या रफ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तीसरी है प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सकता है। तो जिसमें अपन बात करें फैट एम्बोलिज्म एंड हाइपोवोलेमिक शॉक, तो 2 चीज़ें अपन अभी देखेंगे। जनरली एम्बोलिज्म का मतलब होता है जो आर्टरी ब्लॉकिंग होती है ना, ब्लॉकिंग ऑफ आर्टरी, या फिर सडन ब्लॉकिंग लिखते हैं अपन। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ब्लड जो है वो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। दूसरा है ये है फैट एम्बोलिज्म। तो फैट की वजह से कम हो, जैसे जो फैट के जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जो होते हैं,
है ना, तो बोन्स वगैरह टूटते तो वो ग्रेन्यूल्स हो सकता है कि ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाएं और वो जो है कैपिलरीज वगैरह में जाके ब्लॉकेज कर दें आर्टरीज को, ठीक है। दूसरा है हाइपोवोल्यूमिक शॉक। तो हाइपोवोल्यूमिक शॉक का मतलब ये होता है, हाइपो मतलब होता है कम और वॉल्यूम मतलब जो ब्लड है ना, उसकी वॉल्यूम कम हो जाए। तो वॉल्यूम कम कैसे हो सकती है, अधिक ब्लड लॉस हो जाए उससे हो सकती है, ठीक है। तो वो वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या होता है कि एक जो ब्लड वेसल्स में प्रेशर नहीं बन पाता है प्रॉपर, तो वो प्रेशर नहीं बनने की वजह से हार्ट जो है वो प्रॉपरली पंप जो है वो नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई में जो कमी आती है उसको बोलते हैं हाइपोवोल्यूमिक शॉक। तो ये दो चीज़ें हैं, फैट एम्बोलिज्म और हाइपोवोल्यूमिक शॉक, ये दोनों आपको याद रखनी है। इन दोनों चीज़ों को बचाया जा सकता है क्या करके, स्प्लिंटिंग करके। अगली चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट मेड ईजियर। अगर अपन उसको स्प्लिंट कर देते हैं, ऑर्गन को बांध देते हैं, तो हो सकता है कि वो ऐसी जगह से हो, है ना, जिसमें वो उसको दिक्कत हो रही हो उसको कैरी करने में। तो जब बांध देते हैं तो वो ऑर्गन जो है वो इसमें मूवमेंट कम होती है, तो उसको ज़्यादा डर नहीं लगता हिलने डुलने का, नहीं तो सावधानी ज़्यादा बरतनी पड़ती है। तो अगर ऐसे बांध देते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में आसानी रहती है। नेक्स्ट बात अपन देखते हैं फैट एम्बोलिज्म और हाइपोवोल्यूमिक शॉक क्या चीज़ होती है। तो मैंने अभी बताया कि सडन ब्लॉकिंग ऑफ आर्टरी कॉज्ड बाय फैट ग्रेन्यूल्स। तो फैट ग्रेन्यूल्स जो है वो आर्टरी में ब्लड स्ट्रीम के साथ चले जाएंगे और आगे जाके कैपिलरीज में हो सकता है वो ब्लॉकेज कर दें, तो इसको बोलते हैं फैट एम्बोलिज्म। हाइपोवोल्यूमिक शॉक में हो गया इमरजेंसी कंडीशन इन विच सीवियर ब्लड लॉस मेक द हार्ट अनेबल टू पंप इनफ ब्लड टू द बॉडी। तो बॉडी को जो है वो सफिशिएंट ब्लड सप्लाई हार्ट नहीं दे पाता है वॉल्यूम की कमी की वजह से, उसको बोलते हैं हाइपोवोल्यूमिक शॉक। अगली चीज अपन देखते हैं, ये पहले अपन ने देखी है रेस्ट टू द पार्ट। नेक्स्ट जो चीज है वो है आइस थेरेपी। आइस थेरेपी का मतलब हुआ एन इमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ आइस टू इंजर्ड पार्ट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पेन एंड स्वेलिंग। तो अगर तुरंत अपन आइस थेरेपी करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, पेन और स्वेलिंग जो है वो उसको कम किया जा सकता है। अगली जो चीज़ है वो है कंप्रेशन। एक क्रिप बैंडेज इज अप्लाइड ओवर द इंजर्ड पार्ट। तो वहाँ पे एक थोड़ी टाइट बैंडेज जो है वो बांधी जाती है। नेक्स्ट है एलिवेशन। द लिम्ब इज एलिवेटेड सो दैट द इंजर्ड पार्ट इज अबव द लेवल ऑफ हार्ट। तो एलिवेट करते हैं, हार्ट के लेवल से ऊपर करते हैं ताकि वहाँ पे ब्लड की पंपिंग जो है वो कम हो या फिर ब्लड सप्लाई जो है उस ऑर्गन विशेष पे कम हो, ताकि ब्लड लॉस कम हो और वहाँ पे स्वेलिंग कम आए। तो ये तीनों बातें अपन ने एक साथ ही यहाँ पे कर ली है। अब अपन बात करते हैं फेस चेकिंग डेफिनेटिव केयर, ठीक है। तो अपन जो अभी किया वो इमरजेंसी केयर जो है वो अपन ने पूरा किया है। दूसरा जो है वो अपना है डेफिनेटिव केयर। तो इसमें बात करें डेफिनेटिव केयर में कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्चर ट्रीटमेंट। तो ये यहाँ पे जो वो तो अपन ने क्या किया है, उसको जैसे तैसे जो एक्सीडेंटल साइट थी वहाँ से लेके अपन एक ऐसी जगह पर लाए हैं जहाँ पे उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। तो इसमें जो है अब जो है जो मेन जो ओरिजिनल ट्रीटमेंट है यहाँ से शुरू होता है। इसमें तीन चीज़ें हैं, पहला रिडक्शन, दूसरा इमोबिलाइजेशन, तीसरा है प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑर्गन को जो है उसकी प्रॉपर जगह पर लाना, ठीक है। मान लीजिएगा स्पेशली बोन की बात अपन कर रहे हैं, जैसे बोन जो है वो फ्रैक्चर होती है तो उसको हो सकता है वो रोटेट हो जाए मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, तो उसको घुमा के वापस उसको अपनी एक्चुअल पोजीशन पर लाना रिडक्शन कहलाता है। इमोबिलाइजेशन का मतलब है कि उसको वहाँ पे फिक्स किया जाए ताकि वो थोड़े दिन अगर वैसे ही रहे तो वो ठीक हो सके, वापस जो है वो फ्रैक्चर जो है वो ठीक हो सके। तीसरा प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन। तो उसके बाद ये है कि वो जब अपन ने बांध दिया है, जोड़ दिया है, जॉइंट प्रॉपर हो चुका है फ्रैक्चर, उसके बाद जो उसका फंक्शन था वो ऑर्गन विशेष का वो प्रॉपर काम करता रहे, ठीक है। तो इसकी बात अपन करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले है रिडक्शन। तो रिडक्शन में अगर अपन बात करें, द टेक्निक ऑफ सेटिंग ए डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर टू प्रॉपर अलाइनमेंट। डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हट गया हो और उसको एक प्रॉपर उसकी डायरेक्शन में रखने को रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर ले थोड़ी सी चीज़ें। दिस में बी डन बाय, ये दो तरीके से हो सकता है, नॉन ऑपरेटिवली और ऑपरेटिवली। ऑपरेटिवली मतलब काटना पड़े, नॉन ऑपरेटिवली मतलब क्लोज ही रहे, बाहर से ही अपन कर दें। तो क्लोज रिडक्शन मतलब होता है, मान लो फ्रैक्चर अंदर हुआ है, कोई विशेष कोई घाव हुआ नहीं है, तो उसको अपन हाथ से थोड़ा ठीक करके और बांध सकते हैं। ऑपरेटिवली में होता है जैसे कभी कभी ऐसे मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाए, है ना, या फिर ऐसा कोई हो जाए
तो उसमें जो है ऑपरेट करके फिर उसको सही किया जाता है। डिस्प्लेस्ड एंड फ्रैक्चर विद रोटेशनल डिफॉर्मिटी आर रिक्वायर्ड रिडक्शन। तो कुछ ऐसे डिस्प्लेस्ड हो जाए, मतलब अपनी जगह से हट के बोन टूट के अलग हो जाए, या फिर रोटेट हो जाए बोन, जैसे किसी किसी बोन्स के जैसे जो टेंडन से जो मसल कनेक्टेड रहती हैं, तो उनकी वजह से क्या होता है, जैसे ही उनमें फ्रैक्चर आता है तो वो मसल खिंच जाती है, तो वो उसको रोटेट कर सकती है। तो इन दोनों में जो है वो रिडक्शन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो मेथड ऑफ रिडक्शन की बात करें कि कौन कौन से ऐसे मेथड हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें क्लोज्ड मैनिपुलेशन, कंटिन्यूअस ट्रैक्शन, और तीसरा है ओपन रिडक्शन। तो इन तीनों की अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखें क्लोज्ड मैनिपुलेशन। तो इसमें है कि दिस इज द इनिशियल एंड स्टैंडर्ड मेथड। तो क्लोज्ड मैनिपुलेशन जो होता है वो स्टैंडर्ड मेथड होता है। दूसरा है इट इज डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया एंड सेडेशन। तो नॉर्मल इसमें एनेस्थीसिया देते हैं और उससे फिर इसको कर देते हैं। तो क्लोज्ड मैनिपुलेशन, बाहर से उसको ठीक करना। दूसरा है कंटिन्यूअस ट्रैक्शन। इन दिस मेथड द डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर लिम्ब इज कंटिन्यूअसली पुल्ड अगेंस्ट द मसल फोर्स। तो मान लो इसमें अगर रोटेट हो गया हो तो उसको कंटिन्यूअसली जो है वो एक जो मसल है वो उसको पकड़ के जिस डायरेक्शन में लेके खींच के ले गई है, उससे विपरीत दिशा में इसमें लगातार उसको थोड़ा थोड़ा घुमाया जाता है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल लिया थॉमस स्प्लिंट का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इमोबिलाइजेशन का। इमोबिलाइजेशन तो ये होता है कि इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द बोन इन रिड्यूस पोजीशन। अब मान लो अपन ने रिड्यूस तो कर लिया हाथ से पकड़ के, लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि उसको हमेशा पकड़े रहेंगे। तो उसको क्या है, उसी पोजीशन में बांध दें या फिर जैसे तैसे करके उसको वहीं पे रोक दें कुछ दिनों के लिए, ताकि वो जो है फ्रैक्चर अपना रिकवर हो सके। ठीक है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इमोबिलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें देखिए दो प्रकार के इमोबिलाइजेशन होते हैं। एक तो होता है एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन और एक होता है इंटरनल इमोबिलाइजेशन। एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन जो होता है वो है प्लास्टर। ठीक है, बाहर से अपन ने लपेट दिया, कोई घाव वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो बाहर से अपन ने उसको रिड्यूस करके बोन को, ठीक है, उसको अपन ने फिर उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया। एक तो इंटरनल में क्या होता है, मान लीजिएगा जैसे कोई इंटरनल मल्टीपल फ्रैक्चर है या फिर ऐसा कुछ है ना, बोन फ्रेगमेंट टूट गई हो, ऐसा कुछ हो जाए, तो उसमें अपन उसको एक जगह पे स्टेबल रखने के लिए रोड्स, प्लेट्स, स्क्रूज वगैरह का जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसकी देखेंगे अभी अपन इसकी कुछ इमेजेस। इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर कैन बी डन बाय, तो दो प्रकार से हो सकता है। तो अपन समझते हैं कि नॉन ऑपरेटिव एंड ऑपरेटिव होगा। तो नॉन ऑपरेटिव कौन सा होगा, जो प्लास्टर्स वगैरह कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ऑपरेटिव मेथड्स में क्या होगा, जैसे प्लेट्स वगैरह अपन लगाते हैं, है ना, तो उसमें काटना पड़ेगा, फिर उसको प्लेट से एक पर्टिकुलर जगह पर रिड्यूस करके वहाँ पे फिर उसको प्लेट से क्या करते हैं, इमोबिलाइज्ड करते हैं। ठीक है, तो इसमें तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ये ऑपरेटिव हो गया। अभी जैसे अपन देखते हैं, ये एक उदाहरण है अपना, ये प्लेट लगाई जा रही है। ये कोई एक एक्सीडेंटल केस हो गया, मान लो कोई बाइक या फिर स्कूटी से कोई एक्सीडेंटल केस हुआ, और इसके अंदर देखिएगा ये यहाँ पे कट लगाया जाता है। इस इमेज में आप देख सकते हो, यहाँ पे कट लगाया जाता है और फिर इसके अंदर जो है उसको प्रॉपर रिडक्शन किया गया है। ठीक है, मान लीजिएगा कोई बोन फ्रैक्चर हुई है, इसमें इसका प्रॉपर रिडक्शन किया गया है, और फिर जो है इसको जो है ये प्लेट है, इसको लगा देते हैं प्लेट को। ठीक है, अब इस प्लेट को लगा देते हैं तो ये वहीं पे जो है वो इमोबिलाइज्ड हो जाएगा, और फिर इसको वापस इस प्रकार से इसको स्टिच कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे साल 2 साल बाद जैसे ये जो है ये यहीं पे रहेगा, तो ये बोन्स जो है वो प्रॉपरली बन जाएंगी, और फिर जो है जब नॉर्मल सब हो जाए तो उसको फिर से ऑपरेट करके, ठीक है, ऑपरेट करके प्लेट जो है बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, तो कभी कभी अंदर भी रख देते हैं अगर ज़्यादा सीरियस है, और अगर नॉर्मल हो जाता है तो ये प्लेट को वापस बाहर निकालने लग जाते हैं। क्योंकि समय के साथ क्या होता है, मान लीजिएगा बोन ग्रोथ होती रहेगी और ये प्लेट तो उतनी रहेगी, इसकी साइज नहीं बढ़ेगी, तो इससे क्या हो, पेन होने लग जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसी पेन वाली सिचुएशन आती है तो इसको निकाल दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं ऑपरेटिव इमोबिलाइजेशन। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं नॉन ऑपरेटिव मेथड्स। तो नॉन ऑपरेटिव मेथड्स में कौन कौन सी बातें करेंगे अपन, जैसे स्ट्रेपिंग हो गया, है ना। तो स्ट्रेपिंग में क्या है, द फ्रैक्चर पार्ट इज स्ट्रेप्ड टू एन एडजेसेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे कि स्ट्रेपिंग में होता है कि जैसे एक अंगुली की लग गई हो और यहाँ फ्रैक्चर हो गया, तो इसको क्या करेंगे, दूसरी जो फिंगर है जो कि सही है
उससे इसको इस प्रकार से बांध देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेपिंग बोलते हैं। तो इसमें लिया फ्लेंक्स फ्रैक्चर, ठीक है, कोई अंगुली वगैरह टूट जाती है उसको इस प्रकार से बांध देते हैं, तो ये तो हो गया स्ट्रेपिंग। दूसरा है स्लिंग, ए फ्रैक्चर ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। तो जनरली ये जैसे अपना कोई यहाँ पे ह्यूमरस वगैरह या फिर अपन कहें रेडियो ये जॉइंट पे कोई फ्रैक्चर हो जाए, या फिर कभी कभी क्लेविकल में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो अपर एक्सट्रीमिटी है वहाँ पे अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, स्लिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रायंगुलर स्लिंग यूज फॉर द फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगुलर स्लिंग यूज में ली जाती है क्लेविकल के फ्रैक्चर के लिए। इसके अलावा अभी अपन जैसे स्लिंग एग्जैक्टली होती क्या चीज़ है वो अपन देखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको स्लिंग बोलते हैं, ये आपने बहुत बार देखा ही होगा, ठीक है, इसके मूवमेंट्स को स्टेबल रखने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कास्ट इमोबिलाइजेशन, ठीक है, कास्ट इमोबिलाइजेशन। तो कास्ट इमोबिलाइजेशन का मतलब वही होता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला है ना, जो अपन प्लास्टर करते हैं। तो इसमें क्या है, पीओपी कास्ट इज कॉमनली यूज्ड, इसमें जनरली पीओपी यूज करते हैं, ड्यूरेबल होता है, लाइट वेट होता है, रेडियोल्यूसेंट होता है ना। तो ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट टू एक्सरे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिएगा आपने प्लास्टर किया है, ठीक है, ये हाथ के मतलब प्लास्टर किया, और ये क्या है, ये रेडियोल्यूसेंट है, मतलब एक्सरेज जो है वो इसको ट्रांसपेरेंट रहती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल को अपने को अगर एक्सरे वगैरह लेना है, अपने फ्रैक्चर की पोजीशन जाननी है, तो उसके लिए जो प्लास्टर है उसको हटाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो जैसे ये है, CaSO4.12H2O, ड्राई फॉर्म में होता है, इसके ऊपर अगर पानी डालते हैं तो CaSO4.2H2O हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं बस, ठीक है। तो ये हो गया, ये रेडियोल्यूसेंट होता है, ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आगे चलते हैं अपन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लास्टर ट्रीटमेंट। अब प्लास्टर से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, प्लास्टर ट्रीटमेंट करते हैं उसमें, तो कौन कौन से हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ सर्कुलेशन, ठीक है, जो हो सकता है कभी कभी टाइट बांध दिया जाता है प्लास्टर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से सर्कुलेशन क्या हो सकता है, बाधित हो सकता है, ठीक है। दूसरा है प्लास्टर सोर्स। तो प्लास्टर सोर्स क्या होता है, इंजरी टू स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज। तो प्लास्टर सोर्स का मतलब ये होता है कि उसके नीचे जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के नीचे की जो जगह थी वो उबड़ खाबड़ या फिर अपन कहें जो खुरदरी रहती है, तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, नीचे की जो स्किन होती है वो इंजर्ड हो सकती है, टिश्यूज जो है वो इंजर्ड हो सकती हैं, ठीक है, कोज बाय इनएडिक्वेट पैडिंग। तो प्रॉपर पैडिंग नहीं करते तो उसकी वजह से होता है इरेगुलरिटी ऑफ इनर सरफेस ऑफ द कास्ट, जो अंदर की सरफेस होती है उसकी इरेगुलरिटीज की वजह से, और फॉरेन बॉडीज इन द प्लास्टर। हो सकता है कोई ऐसी फॉरेन बॉडी, नुकीली चीज़ उसके अंदर रह जाए, तो जिसकी वजह से क्या होता है, प्लास्टर सोर्स हो सकता है। तो दो चीज़ें हैं कॉम्प्लिकेशंस, इम्पेयरमेंट ऑफ सर्कुलेशन एंड प्लास्टर सोर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन। तो पहला था अपना रिडक्शन, ठीक है, दूसरा था इमोबिलाइजेशन, इसमें भी अपन ने अलग अलग बातें की, ठीक है, और तीसरा जो कौन सा है, प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन, कि जो बोन या फिर जो ऑर्गन विशेष है उसका फंक्शन जो है वो नॉर्मल काम करता रहे। तो फिजियोथेरेपी इवन व्हेन द लिम्ब इज इमोबिलाइज्ड इज नेसेसरी। तो जैसे ही आपने देखा होगा, जैसे किसी का फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि अपनी अंगुलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाते रहें, ऐसा होता है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत समय तक उसको अगर काम में नहीं लेते तो वहाँ पे पैरालिसिस जैसी समस्याएं आ सकती हैं, या फिर उसके फंक्शन में जो है वो थोड़ी कमी आ सकती है। इसलिए जो फिजियोथेरेपी या फिर नॉर्मल एक्सरसाइजेज है ना, जिसको गेट ट्रेनिंग बोलते हैं, जनरली गेट ट्रेनिंग लिम्स के लिए होता है, ठीक है, वो करते रहना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे जो उसके बाद जो अपना फेज तीसरा है इसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि रिहेबिलिटेशन का मतलब उसके जो फंक्शंस हैं उनको बचा के रखा जाए, ठीक है। तो ये हो गया, रिहेबिलिटेशन शुड बी स्टार्टेड एट द टाइम ऑफ इंजरी। तो जब इंजरी हो जाती है उसके बाद से जो है शुरू कर देते हैं, एंड कंटिन्यू टिल द मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शन हैव बीन रीगेन। तो तब तक उसको करते रहें जब तक कि ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस जो है रीगेन नहीं हो जाए। तो रिहेबिलिटेशन का मतलब ही पुनर्वास जैसा होता है कि वापस उसको ठीक कर देना, ठीक है।
जॉइंट मोबिलाइजेशन, जेंटल एक्टिव एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी करें, गेट ट्रेनिंग। तो गेट ट्रेनिंग जो है वो चलने फिरने के लिए होती है, जैसे लिम्स वगैरह में अगर फंक्शन हो जाते हैं, जो फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा चला जाए, है ना, तो उसको गेट ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिहेबिलिटेशन की बात हो गई। इसके बाद अपन बात करें, ये जितनी बातें की अपन ने क्लोज फ्रैक्चर्स की बातें की। अब कभी कभी जो है घाव हो जाता है ना, ओपन फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, तो ओपन फ्रैक्चर्स को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, ओपन फ्रैक्चर रिक्वायर मोर केयर देन क्लोज फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है ओपन फ्रैक्चर्स का। ठीक है, तो ओपन फ्रैक्चर का मतलब होता है जैसे बोन टूट के बाहर ही निकल आए, है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन बात करें तो प्रॉपर वुंड केयर, तो घाव हो जाता है उसका प्रॉपर ध्यान रखें। अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, तो घाव भरने के लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का यूज लें, है ना, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। टीटी का इंजेक्शन भी लें। ठीक है, और एनाल्जेसिक्स लें, है ना, पेन किलर वगैरह जिसको अपन कहें। बोन ग्राफ्टिंग इफ नीडेड, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बोन का कुछ पार्ट जो है वो मिसिंग हो जाता है, फिर टूट के अलग हो जाता है, तो उसके लिए हो सकता है अपने को बोन ग्राफ्टिंग भी करवानी पड़े, दूसरी बोन लगानी पड़े। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अपना चैप्टर था जनरल फ्रैक्चर मैनेजमेंट का, ठीक है, वो अपना खत्म हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, बाकी जुड़े रहें, है ना, और कोई आपकी जो समस्या होती है वो ज़रूर हमें बताएं। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।